भारत की पहली फ्लोटिंग मिसाइल टेस्टिंग रेंज का परीक्षण इसी महीने शुरू होने वाला है। नेवल एक्सपर्ट के मुताबिक आईएनएस अन्वेष अगले 2 महीने में एक्टिव हो जाएगा। इस शिप के कमीशन्ड होने से भारत के मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को ज्यादा तेजी मिलने की उम्मीद है। भारत के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को मिलेगी नई धार। आईएनएस अन्वेष से मिसाइल प्रोजेक्ट्स को मिलेगी तेज रफ्तार। फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज आईएनएस अन्वेष से समंदर में सेना की बढ़ेगी ताकत। समंदर में तैरते मिसाइल टेस्टिंग रेंज से नई और अत्याधुनिक मिसाइलों की टेस्टिंग फैसिलिटी भारत की सुरक्षा जरूरतों के लिए आईएनएस अन्वेष बड़ा कारगर साबित होने वाला है। खबरों के मुताबिक भारत में पहले तैरते मिसाइल परीक्षण रेंज यानी एफटीआर आईएनएस अन्वेष का समुद्री परीक्षण इस महीने शुरू होने वाला है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 महीने में आईएनएस अन्वेष कमीशन कर दिया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड में बनाए और डीआरडीओ के डिजाइन किए गए लगभग 9000 टन के इस जहाज का इस्तेमाल मिसाइल टेस्टिंग में किया जा सकेगा। भारत आईएनएस अन्वेष से हिंद महासागर के अंदर 1500 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइलों का परीक्षण कर सकेगा। एफटीआर आईएनएस अन्वेष जहां एक तरफ नौसेना को लाइव मिसाइल और टॉर्पीडो फायरिंग की सुविधा देगा, तो वहीं सेना को सरफेस टू सरफेस मिसाइलों की लॉन्चिंग भी मुहैया कराएगा। अब तक नए और अत्याधुनिक मिसाइलों की टेस्टिंग डीआरडीओ उड़ीसा के वेलर आइलैंड पर करता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक वेलर आइलैंड पर दुश्मन की हमेशा नजर रहती है, लेकिन एफटीआर आईएनएस अन्वेष की मदद से भारत 400 से 500 समुद्री मील तक मिसाइलों और टॉर्पीडो का टेस्ट फायर कर सकता है। कमीशन होने के बाद एफटीआर आईएनएस अन्वेष भविष्य की मिसाइल परियोजनाओं को तेज रफ्तार देगा। दरअसल अब तक मिसाइल टेस्ट फायर के दौरान टेस्ट एरिया से गुजरने वाले विमानों और जहाजों को नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी करना पड़ता था। इससे मिसाइलों के टेस्ट फायर में देरी होती थी, लेकिन आईएनएस अन्वेष की मदद से अब समंदर के बीचों बीच बिना दुश्मन की निगाह में आए, बिना किसी रोक टोक और वक्त गंवाए भारत हर तरह की मिसाइलों का परीक्षण कर सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात कुदरत के कहर की, जिसका असर दिख रहा है न सिर्फ पहाड़ी राज्यों में बल्कि मैदानी इलाकों में भी। उत्तराखंड से लेकर तेलंगाना तक लगातार बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बारिश की मार से दरकते पहाड़। हिमाचल से उत्तराखंड तक कुदरत के कहर से पहाड़ बेजार नजर आ रहे हैं। पहाड़ के सरेंडर का ये मंजर रुद्रप्रयाग का है। यहाँ लैंडस्लाइड आफत बनकर टूटी। चंद सेकंड में पहाड़ खाई में सरक गए। बड़े बड़े बोल्डर हाईवे पर पसर गए। ये हाहाकारी तस्वीरें चमोली की है। यहाँ पहाड़ पर बारिश ने ऐसा कहर ढाया कि मलबा ब्रिज को नुकसान पहुंचा गया। देहरादून में बारिश और बाढ़ बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। यहाँ बहते पानी ने ऐसा जोर मारा कि ब्रिज भी सरेंडर कर गया। ईंट, गारे और सरिये का विशाल ब्रिज पानी की धार के आगे बेकार साबित हो गया। सड़कों पर हाहाकार मचाता सैलाब, उफनती लहरें और पानी के प्रहार के बीच फंसी 2 जिंदगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें तेलंगाना के सिरिसिल्ली की हैं। थोड़ी देर तक दोनों शख्स ने लहरों से मुकाबला किया, लेकिन चंद सेकंड बाद ही प्रलयकारी लहरों के आगे उनका हौसला जवाब दे गया। वो पानी में बह गए। गनीमत ये रही कि उन्हें बाद में बचा लिया गया। सड़क पर बहता सैलाब और सब कुछ बहा ले जाने को बेताब लहरें, जिसमें कार डूबी हुई है। बाइक सवार जिससे पार पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। ऐसा ही एक बाइक सवार लहरों से निकलने की कोशिश में गिर गया। ये तस्वीरें पानी के प्रहार से कांप रहे तेलंगाना के करीमनगर की हैं। यहाँ जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, वहां सैलाब बह रहा है, जिसने रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया बल्कि पूरी सड़क दरिया बन गई। यहाँ पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश ने जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। अब तो बाढ़ से निचले इलाकों में बर्बादी देखी जा रही है। बारिश और बाढ़ से तेलंगाना का वारंगल जिला भी बेहाल है। यहाँ हर तरफ पानी का बहरा है, तो सड़कों पर सैलाब बह रहा है। हाहाकार मचाती लहरें मानो प्रलय का अलर्ट दे रही हैं, जिससे लोग खौफजदा हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की, जहां गोटमार मेले का आगाज हो चुका है। इस मौके पर प्रशासन ने
जनता कर्फ्यू और धारा 144 लगाई है, लेकिन इसका खुला उल्लंघन हो रहा है। आप भी देखिए जरा इस मेले की तस्वीरें। दो तरफा पत्थरों की बारिश, एक दूसरे पर गोटमार बरसाती भीड़, नदी के दोनों तरफ से लगातार होती पत्थरबाजी। ये मंजर जंग के मैदान जैसा है। सामने है दुश्मन की सेना और हो रही है पत्थरों की बौछार। ना कोई कवच, ना कोई सुरक्षा। छिंदवाड़ा के सावर गांव और पाडुना के बीच गोटमार से लड़ी जाने वाली जंग का आगाज हो गया है। साथ ही गोटमार से जख्मी लोगों की तादाद भी बढ़ने लगी है। नदी के दोनों तरफ मौजूद जोशीले युवाओं की टोली एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हुए सैकड़ों साल पुरानी रवायत को दोहराती है। जाम नदी के दोनों तरफ मौजूद दो प्रेमियों के बलिदान की कहानी को याद करते हुए पत्थरबाजी करते हैं। इनका हथियार होता है खास साइज का पत्थर, जिसे गोफन कहते हैं। कहने को ये मेला परंपरा का हिस्सा है, लेकिन ये फाइट बिल्कुल दोस्ताना नहीं होती। नदी के बीच में मौजूद पलाश के पेड़ के गिरने तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहते हैं। हालांकि प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर 1000 से ज्यादा पुलिस फोर्स की तैनाती की है। रिजर्व फोर्स भी डिप्लॉय है। गोटमार मेले पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। साथ ही इलाके में गोफन और शराब की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। कलेक्टर साहब के द्वारा जो है 144 धारा भी लागू की गई है। शराब की दुकानें भी टोटल अभी आज की डेट में बंद हैं और हमारी पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था पूरी लगी हुई है। लगभग 300 वर्षों से खेला जा रहा है, तो लोग आस्था और विश्वास के नाम पे जो है इस चीज़ को एकदम से ख़त्म नहीं करना चाह रहे हैं। आगे देखें, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो है ये खेल किसी न किसी रूप में बंद हो। पत्थरों से लड़ी जाने वाली इस जंग का नाम भी दिलचस्प है। गोटमार मराठी शब्द, जिसका मतलब होता है पत्थर मारना। मेले में जख्मी होने वाले लोगों की तादाद के मद्देनजर प्रशासन की कोशिश पत्थरबाजी को तय वक्त में खत्म करने की होती है, लेकिन इस मौके पर भीड़ को काबू करना किसी चुनौती से कम नहीं। गोटमार मेले की तरह इंदौर का हिंगोट युद्ध भी मशहूर है। इंदौर के करीब गौतमपुरा में बीते 200 साल से हिंगोट युद्ध का आयोजन होता रहा है। ये पर्व दिवाली के अगले दिन होता है। इसमें दो गांव के लोग एक दूसरे पर हिंगोट से वार करते हैं। छिंदवाड़ा से महेश चांडक के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात मुंबई के गणेश उत्सव की। तैयारियां की जा रही हैं, बाजार सजे हुए हैं, लेकिन कोरोना का असर गणेश उत्सव की तैयारी और बाजार पर काफी ज्यादा देखा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई समेत पूरा महाराष्ट्र गणेश उत्सव की तैयारी में जुटा है। बाजार सज गए हैं। गणेश प्रतिमा, पूजा सामग्री, सजावट के सामान की दुकानें ग्राहकों के इंतजार में है। लेकिन इस बार मुंबई में गणेश उत्सव के मौके पर बाजार मंदा नजर आ रहा है। महंगाई और कोरोना की मार का डबल अटैक व्यापार को धीमा कर रहा है। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणेश उत्सव मनाने के लिए अब मुंबई का तैयार है और मुंबई में किस तरह से खरीदारी चल रही है ये देखने के लिए हम आए हैं मुंबई के दादर मार्केट में। आप देख सकते हैं इतनी भीड़ नहीं है, वरना अगर कोरोना नहीं होता तो लोगों की यहाँ इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या मार्केट पर असर पड़ा है ये हम लोगों से जानेंगे कि क्या पहले की तरह उनका धंधा जो है वो चल रहा है गणेश उत्सव में जो चलता है। भैया क्या बताएंगे, गणेश उत्सव में जो धंधा चलता है वो अभी उतना चल रहा है या कोरोना का कुछ असर हुआ है? नहीं, असर है बहुत, काफ़ी फर्क गिरा है मैम। पहले कितना धंधा होता था, अभी कितना हो रहा है? अभी पहले की जैसा धंधा है नहीं। अभी 2000-1500 को 2500 का धंधा होता है, अभी धंधा है नहीं। अच्छा, हमने देखा कि आपकी पहली बोनी है। हाँ, बोनी किया अभी। कितने बजे ठेला खुला था? अभी हम लोग खुले 10:30 बजे करीब मैम। अच्छा, हाँ, और अभी खुला? हाँ, अभी धंधा लगा के ओके हुआ। 2 धंधा है ना अपना, वो भी धंधा है। तो अभी बोनी किया, अभी गुड लगे। पहले जैसा है नहीं मैम। गणेश उत्सव के लिए तैयारियां चल रही हैं? हाँ हाँ, पहले जितना कोरोना से पहले जितना खरीदती थी उतना खरीदारी हो रही है? नहीं उतनी नहीं हो रही है। हम लोग को अपना सेफ्ट करके ये कर रहे हैं। महंगाई बढ़ गई या कोरोना ज्यादा हो रहा है? महंगाई तो बढ़ रही है। 2019 में किस तरह से धंधा चलता था? अभी तो आपके यहाँ ग्राहक तो आ रहे हैं, लेकिन पहले की तरह आ रहे हैं जितनी भीड़ लगी रहती थी गणेश उत्सव के टाइम? गतिन तो नहीं थे, भैया लाने लगे थोड़ा थोड़ा। जर्नलिस्ट ओम प्रकाश के साथ ज्योत्सना गगने, न्यूज़ नेशन मुंबई। देश में महामारी और लॉकडाउन के असर की बात करें तो सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है।
करीब 1.5 साल तक बंद रहने के बाद देश भर के कई राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अब भी कई राज्यों में 5वीं तक के स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने से बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है, असर नाम की इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। मार्च 2020 ये वो महीना था जिसके बाद देश भर के बच्चे घरों में रहने को मजबूर हो गए। स्कूल बंद होने से बच्चों का घर से बाहर निकलना बंद हुआ। 2020-21 के पूरे सेशन में देश के करीब 15 लाख स्कूल बंद रहे, जिसका असर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के करीब 24 करोड़ बच्चों पर पड़ा। हालांकि शहरी इलाकों में स्कूलों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प शुरू किया, लेकिन लाखों बच्चे इससे महरूम रहे, क्योंकि देश में 4 में से केवल 1 बच्चे के पास डिजिटल डिवाइस और इंटरनेट कनेक्टिविटी। स्कूल बंद होने का सबसे ज्यादा असर उन बच्चों पर पड़ा जो प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों की रीडिंग और न्यूमेरेसी स्किल में गिरावट देखी गई, यानी ये बच्चे ना पढ़ पाए और ना ही अंकों को समझ पाए। क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं स्कूल ना खुलने से? बहुत दिक्कत आ रही है। क्या क्या दिक्कत है बताओ? जी मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता। अच्छा, जैसे अब टेबल आती है, टेबल 2 की टेबल आती थी पहले, आप सुनाओ जरा 2 की टेबल। अब नहीं आती, पहले आती थी। पहले आती थी, भूल गए हो क्या? कर्नाटक से असर यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट से ऐसी ही बातें सामने आई हैं, जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 के 56.8% छात्र लेटर नहीं पढ़ सकते, जबकि 2018 में कक्षा 1 के 40% छात्र इसी लेटर को पढ़ने में असमर्थ थे। साफ है कि 2 साल में बच्चों की रीडिंग स्किल में 16% से ज्यादा की गिरावट हुई है। ये सर्वे मार्च 2021 में कर्नाटक के 24 जिलों में किया गया, जिसमें 5 साल से 16 साल के 18,385 बच्चों को शामिल किया गया। सर्वे में एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया। कक्षा 1 के 42.6% छात्र 1 से 9 तक की संख्या को ही पहचान नहीं पा रहे थे, जबकि 2018 में संख्या पहचानने में असमर्थ छात्रों की संख्या 29.7% थी, यानी करीब 13% की गिरावट। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के निर्मला रानी स्कूल के 6th क्लास में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पढ़ाई की जा रही है। मैम ये बताइए, स्कूल खुलना क्यों ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि चिल्ड्रन कांट कॉन्सेंट्रेट स्टडीज इन होम एट होम। घर पे पढ़ाई कर रहे थे ऑनलाइन, तो कितना मुश्किल हो रहा था, खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट? अंकल बहुत मुश्किल हो रहा था, स्कूल के आने के बाद बहुत आसान है। मैथ्स की पढ़ाई कर रहे थे घर में? हाँ अंकल, पर समझ नहीं आता था उतना, अभी बहुत समझ आते हैं। देश भर में प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की यही स्थिति है। सबसे ज्यादा असर तो उन बच्चों पर पड़ रहा है जिनका स्कूल शुरू होने वाला था, वो अब तक स्कूल नहीं देख पाए हैं। ग्रामीण इलाकों में जिनकी संख्या लाखों में है, प्राइमरी ही नहीं 8वीं क्लास के बच्चों पर भी सर्वे किया गया, जिसमें कहा गया कि 2014 में जहां 70.6% छात्र मानक पाठ पढ़ने में सक्षम थे, वहीं 2020 में यह आंकड़ा 66.6% रह गया। इन आंकड़ों से साफ है कि स्कूल बंद होने से बच्चों का भारी लर्निंग लॉस हो रहा है, उनके पढ़ने और सीखने के स्तर में गिरावट आ रही है। ऐसे में स्कूल अब ज्यादा दिन बंद रखना मतलब बच्चों के भविष्य को मुश्किल में डालना साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया के जानकार लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो स्कूल को बंद ना किया जाए, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन से बेहतर ऑनलाइन एजुकेशन कभी नहीं हो सकती। शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र में भी पेरेंट्स की तरफ से स्कूल खोलने की मांग उठाई जा रही है। देश के ज्यादातर सूबों में स्कूल खोले जा चुके हैं, क्लासरूम गुलजार हो चुके हैं, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्कूल खोलने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि पेरेंट्स का एक तबका ऐसा भी है जो स्कूल खोले जाने के पक्ष में। हेल्थ जरूरी है, सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किड्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, क्योंकि मेंटल और फिजिकल हेल्थ जब तक बच्चे का अच्छा नहीं रहेगा, उनका ग्रोथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। सो अभी कोरोना इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, अभी इससे डर कर जो है जीना है, तो डर कर घर पे बैठे रहेंगे तो वी विल नॉट एबल टू ग्रो फर्दर। हालांकि कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जो बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। उनका दावा है कि पहले बच्चों का वैक्सीनेशन हो, फिर स्कूल भेजने में कोई मुश्किल नहीं है।
मैं एक मदर हूँ। एज अ मदर मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट थोड़ा कम हो गया है, सोशल डेवलपमेंट कम है, बच्चों से मिल नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन विद अ मदर, आई एम अ डॉक्टर टू, सो विथ माई मेडिकल बैकग्राउंड आई फील कि जब तक वैक्सीन नहीं लगती मैं मेरे बच्चे को कहीं भी भेजना कंफर्टेबल नहीं समझती। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी वो अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और कोविड का ये वायरस जो है, इट्स ए न्यू वायरस, हमें नहीं पता है इसको इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरे देशों से जो न्यूज़ आ रही है, इंडिया से भी बहुत सी न्यूज़ आ रही है कि बच्चे कोविड की वजह से उनमें कोविड पाया गया है, संक्रमित हुए हैं कोविड की वजह से दूसरे लोगों से। तो इसलिए ये बहुत रिस्की होगा, स्पेशली बॉम्बे जैसे, बॉम्बे, पुणे और भी जो सिटीज़ हैं महाराष्ट्र में जो डेंसली पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पे अगर हमने स्कूल्स खोल दिए तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा हो सकता है, थर्ड वेव। ज़्यादातर अभिभावक जो हैं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि जब तक कोरोना पूरी तरीके से चला नहीं जाता या फिर बच्चों के लिए वैक्सीन डेवलप नहीं हो जाती, तब तक बच्चों को स्कूल भेजना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स निश्चित ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि स्कूल खुलने का वक्त आ गया है, क्योंकि बच्चे जो घर पर बैठे हैं उनका मानसिक विकास, उनका सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा, उनका IQ लेवल नीचे जा रहा, तो ये तमाम चीज़ें उनके समग्र विकास में बाधा पड़ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वासगे के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, ठाणे। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जिसको गैस चैम्बर के तबके से हटाने के लिए, गैस चैम्बर ना रहे दिल्ली, इसके लिए केंद्र सरकार ने स्मॉग टावर का तोहफा दिया है। ये 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ करेगा। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण के बीच हवा को साफ करने की ये केंद्र सरकार की नई पहल है। देश की राजधानी दिल्ली को दमघोटू हवा से निजात दिलाने की शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राजधानी को दूसरे स्मॉग टावर का तोहफा दिया है, जिसे आनंद विहार इलाके में लगाया गया है। ये स्मॉग टावर दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक इस इलाके में एयर प्योरीफायरिंग का काम करेगा। दरअसल दिनों दिन गैस चैम्बर में तब्दील होते दिल्ली NCR में प्रदूषण से जीना मुहाल होता जा रहा है। दूषित हवा सांस पर भारी पड़ रही है। अब उससे निजात दिलाने के लिए आनंद विहार में लगाए गए स्मॉग टावर का केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का पोर्टल भी लॉन्च किया। स्वच्छ पवन नील गगन, सो मैंने उसमें जोड़ा स्वस्थ मन, स्वस्थ प्राण और स्वस्थ मन, और इसलिए मंत्रालय ने प्राण इस वेबसाइट को लॉन्च किया है। पर्यावरण की स्वच्छता के लिए, स्वच्छ नील गगन के लिए हमारे को बिहेवियरल और एटीट्यूड चेंज भी करना होगा। और जब प्राण जैसी वेबसाइट को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उससे ये अपेक्षा की जाती है कि हम अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की वायु की स्थिति और उसमें हमारा योगदान पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हो सकता है, वो हमको सेंसिटाइज भी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने दावा किया है कि देश के 100 से ज्यादा शहरों में एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। ये बताते हुए खुशी भी है कि 2018 में जहां देश के 86 शहरों में एक बेहतर वायु गुणवत्ता पाई गई थी, वो बढ़कर के 2020 में 104 शहरों में हुई है, जो मुझे लगता है कि संयुक्त रूप से किए गए कार्यक्रमों का परिणाम है। स्मॉग टावर एक बड़े आकार का एयर प्योरीफायर होता है, जो अपने आसपास की प्रदूषित हवा को प्योरीफाई कर शुद्ध हवा रिलीज करता है। दिल्ली में दूसरा स्मॉग टावर जो है बनके तैयार हो गया है, इसकी शुरुआत हो गई है। ये स्मॉग टावर जो है वो बिल्कुल कनॉट प्लेस में जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने बनाया है, उसी तर्ज पर ये स्मॉग टावर बना है। ये केंद्र सरकार ने बनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक स्मॉग टावर जो था वो दिल्ली सरकार को बनाना था, जिसे DPCC ने बनाया है, और ये जो है वो केंद्र सरकार ने तैयार किया है। इसकी लागत 20 करोड़ के आसपास है और 24 मीटर की इसकी हाइट है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।